अलास्का के बर्फीले इलाके में एक लड़का क्रिस्टोफर मैकेंडलेस अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, जहां ना रोड है, ना कोई नेटवर्क और ना ही कोई लोग। चारों तरफ बर्फ, पेड़ और खामोशी होती है। उसके पास छोटी राफेल होती है, थोड़ा सा खाना और एक जोश अपनी जिंदगी खुद अकेले जीने का। वो अपने हर पल डायरी में कोट करता रहता है। बर्फ से ढके जंगल के अंदर उसे एक पुरानी बस खड़ी मिलती है। वो उसी बस को अपना घर बना लेता है। बस के अंदर एक बेड, थोड़ा सामान और पुरानी बुक्स होती हैं। क्रिस कहता है कि यही मेरा घर है और यही मेरी आज़ादी है। हर सुबह वो बर्फ़ पिघलने के लिए आग जल लगाता है, अपने पीने के लिए पानी बनाता है और शिकार के लिए निकलता है। कभी कभी छोटी मछली या जानवर पकड़ लेता है और कभी भूखा सो जाता है। मूवी हमें फ्लैशबैक में दिखाई देती है। क्रिस एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा होता है। उसके पेरेंट्स वॉल्ट और बिली मैकेंडलेस उसे गर्व से देख रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लॉ की डिग्री कंप्लीट करे और अपना अच्छा सा करियर बनाए, लेकिन क्रिस के अंदर एक बेचैनी होती है। उसके लिए ज़िंदगी का मकसद कामयाबी नहीं होती बल्कि आज़ादी होती है। ग्रेजुएशन के बाद इसके पेरेंट्स इसको एक नई कार देने की बात करते हैं, लेकिन क्रिस मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्रिस अपना घर छोड़ देता है, किसी को बिना बताए। इसके पास $6000 की सेविंग होती है। वो सोचता है कि ये पैसे भी बिना मतलब के हैं और वो ये पैसे ऑक्सफर्ड इंस्टीट्यूट को डोनेट कर देता है और यहाँ से शुरू होती है इसकी जर्नी इनटू द वाइल्ड। क्रिस एरिज़ोना के डेजर्ट से निकल रहा होता है, तब एक हैवी रेनस्टॉर्म आता है। उसकी कार का इंजन बंद हो जाता है। वो थोड़ा घबरा जाता है। वो अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ देता है और अपना लाइसेंस कट कर देता है और नंबर प्लेट भी तोड़ देता है और अपने बचे कुचे पैसे भी जला देता है। वो पैदल चलने लगता है। यही इसका पहला कदम होता है आज़ादी की तरफ। फिर वो अपना नाम एक नए नाम से शुरू करता है, अलेक्जेंडर सुपरस्टैम। क्रिस अपनी जर्नी अमेरिका के हाईवे से शुरू करता है। कभी हाइकिंग करता है, कभी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी हिप्पी कपल से होती है, जैन और रेनी से। वो बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं। ये दोनों रोड पर वैन में रहते हैं। वो दिल के अच्छे होते हैं। जैन एक माँ जैसी होती है क्रिस के लिए। इसने क्रिस के अंदर अपना एक खोया हुआ बेटा देखा होता है। इनके बीच इमोशनल रिश्ता बन जाता है। क्रिस इनके साथ बहुत एंजॉय करता है। वो इनके लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता है और वो जैन के साथ पानी में भी बहुत एंजॉय करता है। उसे फर्स्ट टाइम एक कम्युनिटी का एहसास होता है। क्रिस उन्हें छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो गिरता संभलता रहता है और कभी रोड पर अकेला बैठा बातें करता रहता है। उसका हर रिश्ता आर्जी होता है। वो हमेशा आगे बढ़ने सोचता है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। साउथ डकोटा में उसकी मुलाकात बेन वेस्टनबर्ग से होती है, एक मेहनती किसान जहां क्रिस कुछ दिनों तक काम करता है। बेन उसे दिखाता है कि मेहनत का असली मतलब क्या होता है। वो क्रिस को एक छोटी कम्युनिटी का हिस्सा बना लेता है। बेन उसे अपने फार्म का काम देता है। वो क्रिस के अंदर एक एतबार करता है कि ये एक आम लड़का नहीं है। बेन के साथ काम करते करते क्रिस सीखता है कि मेहनत का मज़ा क्या होता है और सादा ज़िंदगी का सुकून क्या होता है। पर अंदर ही अंदर वो अब भी अलास्का की तस्वीर देख रहा होता है। बेन एक दिन अरेस्ट हो जाता है और क्रिस फिर अपनी मंजिल की तरफ गामसन हो जाता है। क्रिस एक काइक लेकर कोलोराडो रिवर में निकल पड़ता है। वो एक ममनू इलाके से गुजरता है पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैक्सिको तक पहुंच जाता है। लहरों के बीच अपनी एक छोटी बोट पर अकेला अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। क्रिस के अंदर अब ये सोच और मजबूत हो जाती है कि अपना रास्ता खुद चूज़ करूँगा। उसे वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देते हैं। वो वहाँ से निकलकर लॉस एंजलिस आ जाता है। वो वहाँ देखता है कि भिखारियों की लाइन लगी हुई है। वो भिखारियों की लाइन में लगता है। अब उसने शहर की ज़िंदगी को देखा होता है। उसका दिल घबरा जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, नियॉन लाइट, लोगों का रश, मशीनें वगैरह, ये सब उसको झूठ लगती हैं और वो फिर से एक बार फिर रोड पर आ जाता है। और दूसरी तरफ इसके पेरेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्रिस को गए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके होते हैं। उसके पेरेंट उसे हर जगह तलाश कर रहे होते हैं। उसकी माँ को हर लड़के में क्रिस नज़र आता है। क्रिस किसी ट्रक पर होता है और कभी ट्रेन पर। एक दिन क्रिस ट्रेन पर छुपा हुआ जा रहा होता है तो एक आदमी उसे देख लेता है और उसे पकड़ कर मारता है और उसे कहता है कि दोबारा नज़र नहीं आना। हर जर्नी का ब्रेकिंग पॉइंट होता है। क्रिस की ज़िंदगी भी इसी हद तक पहुंचती है। असल में ये जहां दिखाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी हो सकती है।
क्रिस्टोफर मैकेंडलेस की कहानी सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं बल्कि ये ज़िंदगी का सबक भी होती है। वो दोबारा से जेन और रेनी को मिलता है, उन बूढ़े हिप्पी कपल्स को। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। क्रिस की मुलाकात वहाँ एक लड़की से होती है। वो इसके साथ अच्छे लम्हात गुजारता है और उसके साथ सल्वेशन माउंटेन भी जाता है। आखिरकार वहाँ से अलविदा करता है। जैन उसे अपनी गाड़ी के ज़रिए उसे ड्रॉप करती है। वो उसे रोकना नहीं चाहती। वो उसे एक कैप गिफ्ट करती है और यूं ही क्रिस आगे की तरफ निकल पड़ता है। सफ़र में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, रॉन फ्रेज। उसे पिक कर लेता है। वो देखता है कि क्रिस अपनी कैसी ज़िंदगी जी रहा है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। वो उसे बताता है कि वियतनाम वार के दौरान उसका बेटा मर चुका होता है। वो असल में रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है खुद। वो साथ में अपनी एक वर्कशॉप भी चलाता है। क्रिस उसकी वर्कशॉप देखता है। बूढ़ा आदमी इससे पूछता है कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो। वो कहता है कि जिंदगी को गहराई से जीना चाहता हूँ और इसका हर एक असली मज़ा महसूस करना चाहता हूँ। यानी क्रिस का मतलब था कि वो जिंदगी को सिर्फ ऊपर ऊपर से लम्हे नहीं गुजारना चाहता, बल्कि उसके अंदर छुपे हर एहसास, हर सीख और हर सच्चाई को महसूस करना चाहता है। और इसी तरह क्रिस उस बूढ़े आदमी के साथ भी अच्छे लम्हात एंजॉय करता है। क्रिस अपने सर्वाइवल के लिए दोबारा तैयारी कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ आगे तक ड्रॉप कर देता हूँ और वो दोनों उसकी गाड़ी पर निकल पड़ते हैं। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मेरे पेरेंट्स का मैं इकलौता वारिस हूँ और मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। क्रिस कहता है कि अलास्का से वापसी आने के बाद देखूंगा। वो निकल पड़ता है अपने सफ़र की तरफ और वो बूढ़े आदमी के चेहरों पर आंसू आ जाते हैं। अब क्रिस्टोफर यानी अलेक्जेंडर सुपरस्टैम्प अपने सपनों की तरफ निकल चुका होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। एक सुबह वो सूरज के निकलने का मंजर देख रहा होता है और वो मुस्कुराता है। वो लिखता है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार सुकून महसूस कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी होती है, जैसे उसे अपने अंदर खुद का इंसान मिल गया हो। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसके अंदर एक तन्हाई बढ़ती जाती है। शाम के वक्त वो बस के अंदर आग जलाई बैठा होता है। वो सोचता है कि मैंने सब छोड़ दिया है, मुझसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। उसके अंदर डर और पछतावा आने लगता है, पर फिर वो अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। वो अपना रास्ता चुन चुका होता है और वो आखिर तक चलने की कोशिश करता है। अब बर्फ ज़्यादा पड़ने लगती है, जंगल ठंडा हो जाता है, खाने के लिए जानवर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो एक दिन एक गाय मार लेता है, पर उसका मांस जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि उसके पास इसको बचाने का तरीका नहीं था। वो बैठकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसने एक जान ली थी और उसे ज़ाय कर दिया। उस दिन वो समझता है कि नेचर के साथ जीना आसान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। कुछ हफ्तों बाद उसका दिल चाहता है कि वो अब घर वापस जाएगा। उसे जेन और रेनी की भी याद आती है और अपने पेरेंट्स को भी याद करता है। वो नदी तक जाता है जहाँ से वो आया था, पर वो देखता है कि अब पानी बहुत ज़्यादा तेज़ और गहरा हो चुका है। उसके लिए नदी क्रॉस करना नामुमकिन होता है। वो समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है और वो अपने आंसू रोककर वापस बस में आ जाता है। अब वो पौधे और बीज खाकर जिंदा रहने की कोशिश करता है। एक दिन गलती से वो एक जहरीला पौधा खा लेता है। थोड़ी देर बाद उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। उसका चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। वो बहुत पतला हो जाता है और उसकी ताकत भी ख़त्म हो जाती है। अब वो सिर्फ एक ही बात सोचता है कि काश ये खुशी किसी के साथ में बांट सकता। अपनी डायरी के आखिरी पन्नों पर वो लिखता है कि असल खुशी तब होती है जब किसी के साथ बांटी जाए। उसने जो ढूंढा था जिंदगी का असल मायने, वो उसे मिल गया था। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर आंखों में अशांति आ जाती है। इसका सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी कहानी हर उस इंसान के दिल में जिंदा रह जाती है जो आज़ादी और ज़िंदगी को समझना चाहता है। पहाड़ों के ऊपर सूरज निकल रहा होता है, जैसे कुदरत भी कहती हो कि ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। ज़िंदगी का असली मज़ा तब आता है जब हम अपने सपनों का रास्ता खुद चुनते हैं। लेकिन ये भी याद रखो कि खुशी तब मिलती है तो किसी के साथ बांटें। तो ये थी आज की कहानी। क्या आप भी क्रिस की तरह अकेली आज़ादी में खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।